हेलो। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, अब बाकी लोग आए क्यों नहीं अभी तक? सुबह का टाइमिंग का इश्यू रहता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन सारे अच्छे थे, लेवल बहुत अच्छा था सारे क्वेश्चंस का। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसमें अगेन यही चीज है कि आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना है, अप्रोच समझनी है, ताकि एक बार ये अप्रोच समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस वे में इनको जाना है, क्या तरीका होता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का, खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो देखो फटाफट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ था, पढ़ लो एक बार जल्दी से। A line meets the coordinate axis at A and B. A circle is circumscribed in the triangle AOB. M and N are the distances. M and N are the distances of the tangent from the origin, from the point A and B, then the diameter of the circle. फटाफट फिर इसका डायग्राम बना लेते हैं ना। इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे तो देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी, ये O है। A line meets at A and B. ये A है मान लो, ये B है, ठीक है। अब यहां से सर्कल ड्रॉ किया गया, इन तीनों पॉइंट से पास करता हो, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल ड्रॉ किया गया, और क्या बोला गया, एम एंड एन आर द डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट ओरिजिन फ्रॉम ए एंड बी। अब ओरिजिन से एक मान लो टेंजेंट बना दी इन्होंने, ओरिजिन पे क्या बना, एक टेंजेंट। वो बोला गया है कि एम ए और बी से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, ए से और बी से, ठीक है, जिनका डिस्टेंस कितना एम है और एन है। ये क्वेश्चन का रिक्वायर्ड डेटा है, और आपको इस सर्कल का डायमीटर निकालना है। डायमीटर या रेडियस आपको इस सर्कल की क्या करनी, पता करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था, ओ ए बी से एक सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया था, ए बी कॉर्ड है, मतलब जो भी है। अब ए से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया, उसकी लेंथ है एम। बी से परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पे ड्रॉप किया गया, उसकी लेंथ है एन। तो आपको रेडियस पता करनी है, तो कैसे करें इसको पता। और क्या ये डायग्राम हमने बना दिया है, इस डायग्राम से आप क्या क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो, पहले ये बताओ। सर ए भी डायमीटर है। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले तो यही सोचना हमेशा आपको कि ए बी डायमीटर होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, और आपको पता है डायमीटर जो होता है वो सर्कल पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब कहीं ना कहीं ये सेंटर से पास कर रहा होगा। तो ए बी तो आपका क्या है, डायमीटर है। पहली चीज ये आपको सोचना, ठीक है। ए बी क्या है, इसका डायमीटर। अच्छा ठीक है, तो ए बी डायमीटर मतलब सेंटर जो होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, ए बी के मिड पॉइंट पे। मान लो अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस। और ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब मेरा डायग्राम इस तरह से बन गया। एंगल हमारा बनेगा एओबी, ये सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए ट्रायंगल एओबी, मतलब ये ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए था, या फिर ऐसा बाहर, आपने जिसे बनाया। सर्कमस्क्राइब मतलब हमेशा बाहर होता है, ध्यान रखना। किसी भी ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, सर्कमस्क्राइब बोला है मतलब बाहर, ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, तो ये डायग्राम डायग्राम आपका बन चुका है। यहाँ पे एम एन और एन और आर में अब रिलेशन लाना, बताओ क्या करें। सर एन इक्वल टू आर इक्वल टू एम होगा। क्यों? सर तीनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगे ना। पैरेलल, पैरेलल लाइन तो है, लेकिन लेंथ क्यों इक्वल होगी? सर क्योंकि पैरेलल है सर, तो तो रेड पैरेलल ग्रीन में तो लाइन और रेड लाइन नहीं पैरेलल नहीं, जाएंगे। ये दो एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। यहाँ पे मैं 3 पैरेलल लाइन बना देता हूँ। ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, पर इनकी लेंथ थोड़ी इक्वल है ना। यस। ठीक है, तो ये नहीं सोच सकते, और सोचो। ये पैरेलल है, ठीक है, ये तीनों लाइंस पैरेलल है, लेकिन लेंथ तो अलग अलग हो ही सकती है। और वैसे भी देखो ये दोनों ऐसे इस तरह से जा रही है। अगर ये रेड और ग्रीन लाइन पैरेलल होती तो इन तीनों की लेंथ इक्वल होती। रेड और ग्रीन लाइन पैरेलल नहीं है, रेड लाइन अलग जा रही है, ग्रीन लाइन अलग जा रही है, और ये बीच की लेंथ अलग अलग है।
ये जो बीच की लाइन, ये जो परपेंडिकुलर मैंने बनाया, ये परपेंडिकुलर, ये तीनों आपस में पैरेलल है, लेकिन रेड और ग्रीन लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। सोचो और क्या कर सर सकते हैं। जो येलो लाइन है एन वाली, हम्म, वो सर्कल के साथ 90 डिग्री बनाएगी। वो क्या? सर्कल के साथ 90 डिग्री बनाएगी। नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो मैंने यहाँ पे इंटरसेक्टिंग से ऐसे बना दिया, ये जरूरी नहीं टेंजेंट ही हो। अच्छा अच्छा। बेसिकली हमने किया क्या है, एक सर्कल बनाया था, सर्कल में एक डायमीटर बना था मान लो, और एक कहीं टेंजेंट बना दी थी, ऐसे। अब इन 3 पॉइंट से परपेंडिकुलर बना है, सॉरी, एक ये रहा, इससे परपेंडिकुलर, एक सेंटर से परपेंडिकुलर, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा है। तो ये एम एन और एन इस तरह से लेंथ है। तो आपको इन तीनों में रिलेशन लाना है कि आर की वैल्यू एम और एन के टर्म्स में निकालनी है। बताओ क्या करें। कोई लॉजिक दिख रहा है? और देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ऑप्शन देखो ज्यादा इतना टफ नहीं आ रहे, सम के टर्म्स में ही आ रहे हैं, एम प्लस एन और आर। अगर एक्सटेंड करेंगे, बताओ और कुछ दिख रहा है इसके अंदर? देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो ये दोनों इक्वल होगी। और ये दोनों अगर इक्वल है और यहाँ से इस पे डाला है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगी। खुद सोच के देखो, जैसे मान लो एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर अपन ने पैरेलल लाइंस बनाई है। क्या बनाई है? पैरेलल लाइंस, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ के अगर मिड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो वो भी इधर भी इसके मिड पॉइंट पे आएगा। तो ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। अब सोचो और कोई लॉजिक दिख रहा है क्या यहाँ पे? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। लेंथ, या तो लेंथ सर्कल की, या तो इक्वेशन निकालो, और तो क्या करें। अगर सर्कल की इक्वेशन निकाल लें और फिर इनकी लेंथ, इनकी नेमिंग अगर अपन करते, सी ए बी सी ओ डी ई, चलो ई तो छोड़ो, ई का इतना यूज नहीं होगा। सर्कल की अगर इक्वेशन निकालनी है, सेंटर मान लेते हैं कुछ भी, ए कोमा बी, ठीक है। सर हाँ, ये जैसे छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे कि ये वाला है जिसमें डी परपेंडिकुलर है, एम वाली लाइन जो है ट्रायंगल, हम्म, इसमें हम पाइट के पाइथागोरस वगैरह लगा लें। नहीं नहीं, और जैसे पाइथागोरस, दूसरा ट्रायंगल इन वाला बन पाइथागोरस रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा पाइथागोरस से। यहाँ पे मैं एक्चुअली वो सोच रहा था कि आपके पास वो नाइन्थ में थ्योरम थी ट्राइंगल की, में एक ट्राइंगल के अंदर, मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, मतलब दो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो उसके आधी होती है।
नहीं, वो तो मिड पॉइंट होता तो आधी होती है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो और इनका रेशियो 10th में थी, सॉरी, हेल्स थ्योरम, ऐसा कुछ था ना नाम। अगर दो हाँ Yes, सर sir. ट्राइंगल के अंदर दो पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इनका रेशियो और इसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती थी कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ट्राइंगल की दो साइड की मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये इसके पैरेलल होगी और इसकी लेंथ की हाफ होगी। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई ट्राइंगल दिख नहीं रहा जहाँ पे मिड पॉइंट। हाँ, ये बात जरूर है कि ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। हाँ, एक बार देखो, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वो यूज पे आगे आगे जाके एक और क्वेश्चन हम करेंगे। ये वाली थ्योरम आप ध्यान रखना, बेसिकली 10th वाली थ्योरम, ये कहीं ना कहीं यूज होती है। इसको मैं एक बार और बना देता हूँ, उसको जो वो वाली यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या। देखो, एक ट्राइंगल के अंदर अगर कोई लाइन हम पैरेलल ड्रॉ कर दें, ठीक है, ए बी सी डी ई, तो ये ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ADE और ABC सिमिलर होगा। सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल। मतलब AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल टू DE अपॉन BC। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होंगे, इक्वल। अगर ये लाइन इसकी क्या हुई, पैरेलल। पैरेलल होगी तो एक एंगल कॉमन, ये दोनों, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो इनके साइड्स के रेशियो AD अपॉन AB, AE अपॉन EC और DE अपॉन BC क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस अपॉन दिस और ये और ये m बाई, सर n प्लस m आ रहा है इसका सॉल्यूशन। हाँ, m प्लस n आ रहा है। तो इसका रेशियो सर ऐसे ही करेंगे ऐसे किया है। सर। हाँ, ट्रायंगल एक्सटेंड कर लिया थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी साइड्स आ सकती है, AD अपॉन EA का रेशियो, इसका और इसका रेशियो इसके बराबर। हाँ, तो देखो ये कर सकते हो आप, EO और AB का रेशियो, नहीं, हाँ देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, इसको नाम लो पॉइंट P दे दिया, EOP और EDA। तो EOP और EDA में ये पैरेलल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो जैसे मान लो इधर ED ले लिया या फिर EO ले लिया, तो EO लिया तो इधर क्या लेना पड़ेगा, ED इक्वल टू EP अपॉन EA इक्वल टू M बाई R। और बड़े वाले ट्राइंगल में भी EC अपॉन ऐसे ही कुछ किया था। देखो एक ये शॉर्टकट, Yes, sir, but एक तरीका जैसे और आएगा। ED को कुछ मान लिया, x मान लिया, DO को y मान लिया, OC को y मान लिया। हाँ, इनकी लेंथ को ना, ठीक है। सर फिर सॉल्व करते रहे, बीच आ गया सर। हाँ, तो ये लेंथ भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इनको भले एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, और ये रेशियो इक्वल कर देना, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना। बाकी एक दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो सेंटर A कोमा P है, तो इस सर्कल की इक्वेशन लिखो, फिर उससे ये लेंथ निकालो, परपेंडिकुलर वगैरह, टेंजेंट, सर्कल की इक्वेशन निकाल के टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, टेंजेंट एट ओरिजिन। फिर A से और B से, देखो A और B आपने अज्यूम कर लिया, A कोमा भी मान लो, A और B को कुछ अज्यूम कर लो, सेंटर को अज्यूम मत करो। पॉइंट A और पॉइंट B को मान लो अज्यूम कर लिया आपने। तो एक दूसरा तरीका और सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट मान लिया, मान लो B, 0। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपने मान लिया, मान लो 0, A, और ओरिजिन ये तीसरा पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन आप निकाल लेना। सर्कल क्या निकाल लेना, इक्वेशन। फिर A से, फिर ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेना। आपको पता है टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते, किसी पॉइंट पे t इक्वल टू 0, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। फिर A से परपेंडिकुलर की लेंथ m के बराबर, B से परपेंडिकुलर की लेंथ n के बराबर, और ये रेडियस। तो इन तीनों में रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। वो एक बेसिक तरीका है, बाकी ज्योमेट्री से जाओगे तो जल्दी हो जाना चाहिए। आ रहा है समझ में, बोलो जल्दी से, हेलो। सर हम सर्कल की इक्वेशन से टेंजेंट की इक्वेशन निकाले तो टेंजेंट की लेंथ निकाले। हाँ, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, टेंजेंट की लेंथ नहीं।
पॉइंट ए से उस टेंजेंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम के बराबर होगा, पॉइंट बी से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन के बराबर होगा और रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। और फिर इन तीनों में रिलेशन, ये देखो यहाँ पे लास्ट इन्होंने भी यही किया, देखो ए और बी दो पॉइंट है और ओरिजिन है, वहां से सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे। सर्कल की इक्वेशन से फिर ए से परपेंडिकुलर एम, बी से परपेंडिकुलर एम, एम और एन का रिलेशन निकाल के आ गए। फिर एम और एन में से ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, एम प्लस एन ये आ गया। आ रहा है समझ में? ये बेसिक तरीका है। दूसरा आपका ज्योमेट्री से है तो ज्योमेट्री से अप्लाई कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक और चीज सोच सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली नहीं, बट एक और चीज ध्यान में आ रही है। बोलो जल्दी। सर अगर हम ओरिजिन के डायमेट्रिकल अबाउट जो पॉइंट है वहां से टेंजेंट खींचे, हाँ सर वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है। सर अगर हम और जो रेड लाइन है ना उसको एक्सटेंड कर दें हाँ ताकि वो दूसरी टेंजेंट को भी इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो सर जो ये फिगर है ना ये उस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, हाँ रेड लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। हाँ तो सर रेड लाइन से डिस्टेंस जो m बन रहा है वो दूसरी टेंजेंट से भी बनेगा, बट पॉइंट बी वाला। हाँ हाँ तो सर डायमीटर हमारी n प्लस m आ जाएगी। नहीं, आपने कहा कि यहाँ पे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो इसके पैरेलल। यस ठीक है। अच्छा, वो इधर से इंटरसेक्ट करेगी इस साइड यस से। सर, ठीक है। हाँ यस सर। ये आर, ये एम, ये एन, ठीक। डायमीटर पॉइंट सर को m एम प्लस m। सर। एम प्लस एन ये डायमीटर 2r के बराबर, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। हाँ, ये भी ऐसे ज्योमेट्रिकली हो सकता है, ये भी अच्छा तरीका है। ठीक है। और बाकी देखो तीन तरीके हो गए। पहला तरीका क्या है, ट्राइंगल में सिमिलरिटी अप्लाई करो। दूसरा तरीका कि ये ऐसे पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर लो ताकि ये सिमेट्रिकल फिगर बन जाए। सिमेट्रिकल बनेगा तो ये m तो इधर ये m, ये n तो इधर ये n, तो यहाँ पे m प्लस n 2r के बराबर होगा। तीसरा बेसिक तरीका कि सर्कल की इक्वेशन लिख लो सिंपल। ए एक यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी से सर्कल की इक्वेशन लिख लो और फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके m और n निकाल लो, तो रेडियस m और n में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। तो तीनों तरीके हैं इसको सॉल्व करने, ज्योमेट्रिकली भी जा सकते हो, एनालिटिकली भी जा सकते हो, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन दिस एंड दिस विल बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आपने कर रखे, इजी क्वेश्चन है। खैर इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दूं, मान लो ओरिजिन शिफ्ट कर दें, कैपिटल एक्स लिखते हैं, इसकी जगह मैं कैपिटल एक्स लिख रहा हूँ, इसकी जगह कैपिटल वाई लिख रहा हूँ, इक्वल टू मान लो 4। ठीक है। इसकी जगह कैपिटल एक्स, इसकी जगह कैपिटल वाई लिख दिया। तो अब मैं अगर सर्कल की इक्वेशन निकालू, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन दिस, तो ये किस तरह की लाइन होगी, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4। याद आ रहा है? तो सबसे पहले दोनों एक्स और वाई को स्क्वायर। हाँ स्क्वायर बनेगा। दोनों एक्स और वाई को पॉजिटिव ले लोगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 ये बनेगा। पहले दोनों एक्स और मॉड, दोनों एक्स को पॉजिटिव मान लिया, फिर दोनों को अगर मान लो नेगेटिव मान लोगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू -4 आएगा, तो वो इधर आ जाएगा। फिर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानोगे तो ये बनेगा, फिर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानोगे तो ये बनेगा। तो बेसिकली जब इस मॉड को ओपन करेंगे चार तरह की इक्वेशन आएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। उन चारों को जब प्लॉट करोगे तो एक स्क्वायर बनेगा, ये इस तरह का स्क्वायर बनेगा। अब इसके अंदर बोला गया है ऐसा सर्कल जो इन दोनों को टच करके, चारों साइड्स को टच करते हैं, उसकी इक्वेशन लिखनी है। इसके अंदर जो सर्कल रहेगा उसकी आपको क्या लिखनी इक्वेशन। तो उस सर्कल का सेंटर तो ओरिजिन ही होगा, बस सेंटर पता है, रेडियस निकाल लो। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। तो इस सर्कल की इक्वेशन हम, अगर ये एक्सिस को मैंने क्या माना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई सर स्क्वायर रेडियस हो जाएगा आर स्क्वायर। हाफ ऑफ साइड लेंथ। हाँ, रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी बस क्या निकालनी, रेडियस। तो यहाँ से डायग्राम से सिमेट्रिकली भी सही बताया आपने कि ये देख पा रहे हो, अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो टेंजेंट है ये भी कितनी हो गई 90 डिग्री, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री। मतलब तीनों के तीनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल। तीनों की तीनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल और इक्वल लेंथ की। आपको ये पता है कि ये साइड की लेंथ जो होगी वो ही इसके बराबर होगी।
ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये आपकी डायमीटर या फिर 2r के बराबर है, ये भी 2r के बराबर होगी, ये भी किसके बराबर होगी, 2r के बराबर। और ये 4 है, ये 4 है, तो हम ये लेंथ निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज कितना आएगा ये 4 रूट 2, है ना, आ रहा है समझ में? यस ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4 रूट 2 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर, तो मेरे पास 2r इक्वल टू 4 रूट 2, तो यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट 2, r इक्वल टू 2 रूट 2, तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा, कैपिटल x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। अब आपको एक्चुअल में कैपिटल x क्या था, x माइनस 2, तो उसकी जगह x माइनस 2 रख देना, y की जगह y माइनस 3 रख देना, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो सिमेट्री का था, इसको मैंने बनाने के बजाय इसकी जगह मैंने ये कैपिटल x कैपिटल y मान लिया, फिर इसको शिफ्ट कर देना 2,3 पे, आया ना, डिस्टेंस तो वही रहेगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, तो ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे दो, अब आपके जो क्वेश्चन से आगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते पढ़ते हम सॉल्व करेंगे। If two distinct chord of the circle this drawn from the point A, B divided by the x-axis in the ratio 2:1, then the relation between A and B। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखो ये सर्कल दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो इसके बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो इक्वेशन को देख के? इस इक्वेशन को देख के आप क्या क्या बता सकते हो? सर्कल कहां से पास करेगा, बोलो। इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो इस सर्कल को मैं ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा ये सर्कल? सर एक्स एक पॉइंट ए से जाएगा, एक वाई से बी से जाएगा, ए कोमा बी से जाएगा, और ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, यस सर, तो ओरिजिन से पास करेगा, इसका सेंटर क्या होगा सर a/2 b/2 a/2 और b/2, ये मान लो a है, ये b है, ये उसका हाफ हो जाएगा, और सर्कल a कोमा b को भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखो इसमें a कोमा b रखोगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, एक्स को ए रखोगे वाई को बी रखोगे तो सब कुछ कट जाएगा। तो ए कोमा बी से भी पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, सेंटर ये है। अब इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो कोमा ए थोड़ी सेटिस्फाई करेगा, अगर एक्स को ए रखो, हाँ वो भी करेगा। ये सर्कल बना दिया आपका, ये ओ, ये पॉइंट्स, और इसका सेंटर a/2 b/2। अब क्वेश्चन पढ़ो, फ्रॉम अ पॉइंट a b, ये पॉइंट है वो जो कि सर्कल पे लाई कर रहा था, एक कॉर्ड बनाई गई है जो कि एक्स एक्सिस के द्वारा, दो कॉर्ड बनाई गई है जो कि एक्स एक्सिस के द्वारा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो ए और बी में रिलेशन डेवलप करना है। तो यहां से आप मान लो दो कोई कॉर्ड बना रहे हो, एक कॉर्ड ये बना दी, एक और कॉर्ड कोई और बना दी, मान लो जो एक्स एक्सिस जो है वो इसको कितने रेशियो में बांट रही है, 2:1। ए से जो कॉर्ड बनी है एक्स एक्सिस को किस रेशियो में बांट रही है, 2:1 के रेशियो में। मतलब ये जो कॉर्ड होगी ए कोमा बी से, और यहाँ से एक्स एक्सिस है मान लो, तो ये रेशियो है 2:1। ठीक है, तो आपको ए और बी में रिलेशन डेवलप करना है। सोचो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? सर्कल दिया हुआ था, सर्कल का डायग्राम अच्छे से मैंने बना दिया। क्वेश्चन में बोला गया था ए कोमा बी, तो ए कोमा बी, ये सारा ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए, रख रख के देख लिया करो कि ए कोमा बी भी सर्कल पे लाई कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा हूँ, इस तरह से डायग्राम है। एक कॉर्ड ही बना था मान लो भी, तो ये जो कॉर्ड है ये एक्स एक्सिस पॉइंट को 2:1 के रेशियो में क्या डिवाइड कर, क्या कैसे अभी स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो दोनों कॉर्ड्स में सेम कंडीशन है ना? हाँ, मतलब बेसिकली दो 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 कॉर्ड बन रही है, दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड है, दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के द्वारा 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो मेरे को ए और बी में रिलेशन डेवलप करना।
तो देखो ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो देखो पॉइंट है अगर एक्स एक्सिस, इसका नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले। तो मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका, उसको पहले अपन ले लेते हैं, क्योंकि उसको मुझे ये पता है कि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को मान लो अल्फा मान लिया, या फिर ए एक्स मान लो, चलो है ना। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब ये रेशियो पता है, ये पॉइंट पता है, यहाँ से बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बोलो। यस सर। तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, मेरे को एक्स एक्सिस का यूज करना था, रेशियो दिया था, इसलिए मैंने सी पॉइंट निकाल लिया, क्योंकि सी पॉइंट का मेरे को वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब रेशियो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इससे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। इसको मान लो फिलहाल के लिए कुछ मान लो सी डी मान लो, तो सी डी ए और बी के टर्म्स में आ जाएगा। तो सी क्या होगा, 1 इंटू ए, सॉरी एक्स जो होगा, सॉरी। अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो और पता कर लो कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस 2c अपॉन 3। तो यहां से c कितना आ जाएगा, 3x माइनस a बाई 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 0 है, तो b प्लस 2d अपॉन 3। यहां से d कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस b बाई 2। चेक करो, यही आएगा क्या, देखो एक बार जल्दी से। यस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 3x माइनस a बाई 2, y कोऑर्डिनेट आ गया माइनस b बाई 2। तो यहाँ तक मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, मतलब ये जो गिवन डेटा था, आपको मैंने कल भी बताया था, गिवन डेटा से जो जो चीजें निकल सकती है वो अपन ने निकाली। अब इसको कैसे अप्लाई करना, कैसे यूज करना है, ए और बी में रिलेशन लाना, क्या करें। ये पॉइंट को मैंने x, 0 माना, ऐसे एक और पॉइंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, है ना, समझ में आ रहा है। ऐसे दो पॉइंट होंगे x एक्सिस पे, तो 2x है यहाँ पे, मतलब बेसिकली x की 2 वैल्यू है। और देखो इनइक्वालिटी भी आ रही है, ऑप्शंस में क्या आ रही है, इनइक्वालिटी। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, x की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू और इनइक्वालिटी, मतलब क्या सोच पा रहे हो, बताओ। x की देखो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही, क्वेश्चन के हिसाब से x की 2 वैल्यू होनी चाहिए, और ऑप्शंस में इनइक्वालिटी क्रिएट करना है। तो ये कब बनेगा, बताओ, सोच पा रहे हो। अब इस पॉइंट बी का क्या करें, जो निकाल दिया अपन ने, इसका क्या करें, ये पॉइंट बी का हम कैसे यूज करें। हाँ, सर्कल में क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो, सर्कल के अंदर क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो। और सर्कल में अगर सेटिस्फाई करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स में क्वाड्रेटिक आएगी, बोलो, एक्स में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बताओ। यही तो मैं आपको समझा था। और इस एक्स की कितनी वैल्यू है, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू है। तो अगर एक्स की क्वाड्रेटिक है, उसकी 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो इसमें क्या कंडीशन होगी, बोलो। बस खत्म हो गया, यही तो समझा रहा था। इनइक्वालिटी है, एक्स की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ये आपको बताना चाहिए था कि एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इनइक्वालिटी दिख रही थी ऑप्शन में, और क्वेश्चन में बोला था 2 डिस्टिंक्ट रूट, इसलिए बोला था 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड, मतलब 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड मतलब दोनों के दोनों अलग अलग एक्स के लिए होगी। एक किसी एक एक्स के लिए एक पास करी, दूसरे एक्स के लिए, तो एक्स की 2 वैल्यू आ रही है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, इनइक्वालिटी, तो इसका डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, है ना। हो जाएगा अब सॉल्व, तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो अपन ने तो कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन टफ था, लेकिन फिर भी अगर अपन ढंग से देखोगे, तो यहाँ से ऐसे बनाया, 2:1 का रेशियो बना, पॉइंट बी निकाल लिया, पॉइंट बी को इस सर्कल के अंदर सेटिस्फाई कर देंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, एक्स में क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का फिर डी क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0। तो वहां से ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। क्लियर सबको, बोलो। हाँ सर। ओके, अगला करते हैं। तो देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम, डायग्राम बना बना के चीजें को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सर्कल और स्ट्रेट लाइन की खासियत है, इसलिए एग्जाम में आए तो प्लीज अटेम्प्ट करके आना अच्छे से। चलो नेक्स्ट। सर इसकी 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू इसलिए क्योंकि इन्होंने 2 कोड बोल रखी हैं। हाँ, क्वेश्चन में बोला हुआ इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। C1 एंड C2 आर द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, रेडियस सेम है, सेंटर एक का है 0,0 1,0,
C3 भी द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, वो भी रेडियस 1 है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ C1 एंड C2. Center above x axis. Then the equation of common tangent, again डायग्राम वाला क्वेश्चन है, बनाओ डायग्राम जल्दी से, फटाफट इसका डायग्राम बना लो अच्छे से प्रॉपर्ली. ठीक. हाँ बनाया. यस सर. तो हमको ये जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन निकालनी है. सोचो, ज्योमेट्रिकली सोचना पड़ेगा. 30 सेकेंड और दे रहा हूँ, सोचो.
कर लिया सॉल्व? तो देखो क्वेश्चन अच्छा था, डायग्राम भी हमने बना लिया। तो देखो जो सर्कल C1 और C2, इसका सेंटर तो हमें पता ही है, रेडियस भी पता है 1। C3 के बारे में लेकिन नहीं पता, ठीक है? या तो C3 की पहले इक्वेशन निकाल लो ताकि उसका सेंटर रेडियस पता चल जाए, ताकि हमको तीनों सर्कल के बारे में क्या हो जाए, पता चल जाए। देखो इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक ज्योमेट्रिकल तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये वाला इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तीनों सर्कल की रेडियस सेम है। तीनों सर्कल की रेडियस क्या है? सेम। और कॉमन टेंजेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? तो देखो इसमें लॉजिक में क्या लगा सकता हूँ, जब भी दो सर्कल, देखो ध्यान से यहाँ पे बना रहा हूँ, एक सर्कल ये बनाया, एक और सर्कल जो इसी का सेम रेडियस का हो, ये दूसरा सर्कल जो कि सेम रेडियस का है। अब जब इनकी मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखो, ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें और इनके मान लो सेंटर्स को भी ज्वाइन कर दें, तो क्या भी देख पा रहे हो कि जो सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन और ये कॉमन टेंजेंट, ये दोनों पैरेलल होगी अगर रेडियस दोनों Yes, की दोनों की रेडियस अगर सेम होगी तो, है ना? दोनों की अगर रेडियस Yes, सेम होगी तो बेसिकली ये टेंजेंट और ये वाली लाइन कॉमन आएगी। क्या ये समझ में आता है? yes, बोलो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि दोनों सर्कल अगर सेम रेडियस की सिमेट्रिकल है तो ये टेंजेंट और ये क्या होगी? पैरेलल। तो देखो यहाँ की कॉमन टेंजेंट तो हमने निकाल ली है। अब ये C1 और C3 सर्कल के सेंटर्स के, अगर मैं सेंटर मान लो कहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मुझे नहीं पता सेंटर कहाँ रहा, तो मैंने यहाँ बना दिया ये सेंटर। क्या अगर सेंटर निकालो C3 का, तो ये जो लाइन है और ये वाली जो लाइन होगी, ये क्या होगी? आपस में पैरेलल। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस कैसी होगी? पैरेलल। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब सर्कल की रेडियस सेम हो। अगर सर्कल अलग अलग रेडियस के होते हैं, मान लो एक छोटा होता है और एक बड़ा सर्कल होता है, तो इनकी कॉमन टेंजेंट और ये अलग अलग आती है। लेकिन अगर रेडियस सेम है तो ये कॉमन टेंजेंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन की क्या होगी? सेम, पैरेलल होगी। अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप भी क्या होगा? सेम। तो अगर इसका स्लोप निकाल लिया तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप निकालने के लिए C1 तो पता है मेरे पास, अगर C3 का सेंटर आ जाए तो काम हो जाए। C3 इस सर्कल का सेंटर आ जाए तो काम हो जाए। अब इस सर्कल को अलग से ड्रॉ कर लो, इस सर्कल को अगर अलग से ड्रॉ करो, देखो ये C3 बना लो, ये सर्कल C3 बनाया मैंने। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, इसके बारे में क्या क्या मुझे पता है वो बना लेते हैं। एक्स एक्सिस से पास 0,0 और 1,0 से जाता है। ये 0,0 से पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है, और इसका रेडियस भी 1 है। रेडियस भी कितना है? 1। अब इसका सेंटर निकालना है, अगर ये एक्स एक्सिस हमने बना दी है, ये क्या बनेगी? एक्स एक्सिस। तो देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये ओरिजिन है, ये रेडियस 1 है, तो देखो ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 के बराबर। ये डिस्टेंस कितना No. होगा? तो ये इसका हाफ होगा, 1,0 है। ये हाफ हो जाएगा, है ना? Yes, तो ये पता कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट ऑफ 1 - 1/4 दैट इज √3/2। चेक करो, तो ये डिस्टेंस √3/2 आ जाएगी। तो अब ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1/2, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? √3/2, क्योंकि ये ओरिजिन ही तो है। ओरिजिन से ये डिस्टेंस √3/2 है, और ये डिस्टेंस कितना है? 1/2, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया, आया ना? बोलो ये समझ में आया? yes, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 1/2, √3/2। एक पॉइंट है आपका ओरिजिन, तो स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप कितना आएगा? स्लोप ऑफ C1 C2 मान लो सेंटर है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो आ जाएगा √3। तो स्लोप कितना आ गया? √3, हाँ है ना? यहां तक समझ में आया? yes, अब स्लोप तो निकल गया, अब इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो, यहीं पे बता देता हूँ। जैसे मान लो एक सर्कल आपके पास जो है इसे ओरिजिन सेंटर रेडियस 1, x² + y² = 1, ये वाला सर्कल। इसको वो टेंजेंट है जिसका स्लोप है m। मान लो ये लाइन है y = mx + c। सर्कल स्टैंडर्ड आपका x² + y² = r²। यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट में कंडीशन आती थी, याद आ रहा है? y = mx + c। c की वैल्यू m के टर्म्स में आती थी, कुछ ना कुछ बताओ क्या आती थी? +- अंडर रूट
सर r इंटू प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर ऐसे कुछ। हाँ, r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा कुछ आता था क्या? y बराबर एम एक्स प्लस माइनस, ये अगर लाइन इसको टेंजेंट है तो इसमें कंडीशन आती थी r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा कुछ आता था। इलिप्स में भी ऐसा ही कुछ यस बनता सर। था, हाइपरबोला में भी ऐसा कुछ बनता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपने क्या निकाल लिया? स्लोप निकाल लिया। पिछले क्वेश्चन में क्या निकाल लिया? स्लोप। स्लोप कितना आया था आपका? √3। स्लोप कितना आया था? √3, और सर्कल का रेडियस भी आपको पता है 1। यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन आती है कि y बराबर √3x प्लस माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3। तो देखो कितना आ जाएगा ये, y बराबर √3x, ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2। आया समझ में? बोलो। अब या तो +2 होगा या तो -2 होगा। अब आपको यही सोचना है +2 -2 आपको कौन सी टेंजेंट लेनी थी? उधर वाली। एक सेकंड, कौन सी? देखो कॉमन टेंजेंट ये भी हो सकती थी, है ना, लेकिन अपन को ये वाली नहीं लेनी थी, इंटरसेक्टिंग वाली अपन को कौन सी लेनी थी? ये वाली। तो आप इसमें देख लेना कौन सी वाली आ रही है। क्लियर है? बोलो, आया समझ में? ये दो टेंजेंट है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। बोलो समझ में आया क्या? देखो ये तरीका सबसे आसान तरीका होगा जल्दी जल्दी करने का, क्योंकि यहाँ पे सर्कल की रेडियस सेम थी, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया। अगली बार आपके दिमाग में रहेगा, रेडियस सेम है तो जो कॉमन टेंजेंट होगी और इस सेंटर को ज्वाइन करने वाले ये किसी होगी? पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो स्लोप आ गया। स्लोप, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से स्टैंडर्ड सर्कल से हमने क्या निकाल ली? टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, बाकी इन्होंने भी एक तरीका बनाया है, देख लेना। ये थोड़ा लेंदी है, पर अपन अगर ज्योमेट्री से जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? बोलो समझ में यस आया? सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये सारे क्वेश्चन कुछ, हर हमारी क्वेश्चन आपको, इक्वेशन है टेंजेंट वाली, कब लगा सकते हैं हम? y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये वाली जब अगर आपके पास एक मान लो लाइन की इक्वेशन आपने मान ली, टेंजेंट की इक्वेशन y बराबर mx प्लस c, ये कोई लाइन है, और स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन मान ली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये लाइन अगर इसको टेंजेंट है तो c की कंडीशन आएगी r प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी r इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कैसे आया? इस लाइन को इसमें सेटिस्फाई कर देना, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका d इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि लाइन और सर्कल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही रूट आएगा। एक रूट की कंडीशन क्या होती है? कॉमन इक्वल रूट की कंडीशन d इक्वल टू 0, तो वहां से ये कंडीशन आ जाती है c इक्वल टू प्लस माइनस, लेकिन उसके लिए सर्कल ये वाला होना चाहिए, ओरिजिन। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से। द chord of contact of tangent from the point p to the circle passes through q if L1 and L2 are the length of tangent from P and Q to the circle, तो PQ की लेंथ बतानी है। अब देखो सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया और लेंथ पूछी गई है, तो एक चीज देखो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत सी बार काम आ जाएगा। जब भी आपको लेंथ के बारे में पूछा गया हो और सर्कल डिस्क्राइब नहीं किया गया, सर्कल के बारे में, सर्कल की इक्वेशन आपको नहीं दी गई हो, लेंथ पूछी गई हो, तो आप कोई भी सर्कल अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी सर्कल अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें लेंथ पूछी गई है, तो सर्कल अगर शिफ्ट भी किया इधर उधर तो लेंथ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो मैं कोई भी सर्कल, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सर्कल बनाया मैंने, आप भी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। सर्कल नहीं बन पा रहा है। एक सर्कल बना दिया, chord of contact of tangent from point P, कोई पॉइंट P होगा, उससे टेंजेंट्स बने होगी, तो उसकी chord of contact, तो chord of contact आपको पता ही है, ये होगी आपकी chord of contact। ठीक है, अब बोला chord of contact किसी पॉइंट Q से पास करती है, तो कोई पॉइंट Q मान लो, ऊपर नीचे कहीं पे मान लो। बोला कि L1 एंड L2 आर द लेंथ
ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। अब पी और क्यू से दो टेंजेंट बनाएंगे ये, तो क्यू से मान लो एक टेंजेंट बना देते हैं जिसकी लेंथ है L1, और पी से भी एक टेंजेंट बनाइए सर्कल पे, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, जिसकी लेंथ है L2, है ना। ये है ना क्वेश्चन, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल पासेस थ्रू Q, ठीक है। L1 L2 आर द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P एंड Q। अच्छा P एंड Q, तो L1 P से है, L2 Q से। देन PQ की लेंथ निकालनी। L1 और L2 के टर्म्स में ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या कर रहे हैं बताओ। तो बेसिकली यहाँ पे लेंथ में खेल रहे हैं, ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है और ये लेंथ है, तो इन तीनों लेंथ में आपने इसमें रिलेशन आना है, PQ L1 और L2 में। और सर्कल और कुछ भी नहीं दिया आपको, सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया एक पॉइंट है जिससे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनती है, उससे टेंजेंट, और इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे कोई पॉइंट है Q, उससे टेंजेंट, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, तो PQ की लेंथ L1 और L2 के टर्म्स में क्या होगी ये बताना है। बताओ कैसे करें। बोलो। जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि देखो यहाँ पे लेंथ के बारे में चीजें पूछी गई है, सर्कल के बारे में कुछ नहीं दिया था। आप इस सर्कल को कोई भी स्टैंडर्ड सर्कल अज्यूम कर लो, तो मान लो इसको एक सर्कल मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो आर स्क्वायर, ठीक है। हो सकता है इसका सेंटर कहीं और हो तो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन शिफ्टिंग करने से लेंथ चेंज थोड़ी होगी, क्या ये बात समझ में आती है। इसका ओरिजिन भी अगर आप शिफ्ट कर दोगे लेंथ से सब एक ही जैसी रहेगी, बताओ, यस सर। है ना। तो मैंने इसको मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल मान लिया, ताकि मैं इनके बारे में कुछ पता कर सकूं, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं अपन, इस पॉइंट को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इसका लेंथ निकालना है तो इसको कुछ ना कुछ अज्यूम तो करना ही पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज a, b। इस पॉइंट को अज्यूम कर लिया आपने a, b, तो L1 की लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, रूट S1। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट S1, याद है कि नहीं। यस सर। इसमें अगर S1 मतलब इस पॉइंट सेटिस्फाई कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये L1 आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये जो पॉइंट Q है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे लाई करता है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बोलो। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। कहाँ गलत बता रहे हो, वो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर वो तब आता है तो दो इक्वेशन होती है, यहाँ पे सिंगल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो टेंजेंट की तरह ही रखते हैं इसमें भी। हाँ, T इक्वल टू 0, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, लॉजिकली भी सोचो कि S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगी, ये पेयर ऑफ टेंजेंट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आपका क्या है, सिंगल लाइन है ना, तो सिंगल लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, T इक्वल टू 0। और T मतलब इस बार पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो इस सर्कल के लिए टेंजेंट क्या हो जाएगी इस पॉइंट के हिसाब से, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, x(x1) है ना, वाई स्क्वायर की जगह y(y1) कांस्टेंट एज इट इज। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की। क्या यहां तक समझ में आया आपको, बोलो। यस सर। यस सर। अब ये L2 कैसे निकालें, एक पॉइंट Q कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, तो Q जो है वो PQ और इसका इंटरसेक्शन है Q। ज्योमेट्री से कुछ ड्रॉ वो करेगा, जैसे सेंटर को अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं, ये रेडियस है, इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये भी रेडियस, L1 L2 PQ।
इससे कुछ बन रहा है क्या? देखो ध्यान से, यहाँ से तो चलो कुछ इसको बाद में सोचते, ज्योमेट्रिकली बाद में सोचेंगे एक बार, पहले यहाँ तक तो हम आ गए। हमने L1 पता कर लिया, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाल ली। अब Q अगर कोई पॉइंट लेना है इस पे, और वहां से वापस टेंजेंट की लेंथ लेनी पड़ेगी, थोड़ा लेंदी चल जाएगा वो तो। और फिर L1 L2 में और PQ में रिलेशन आना। और कोई अप्रोच आपने डायग्राम बनाया था क्या? डायग्राम से कुछ दिख रहा है क्या सिमेट्री ज्योमेट्री की तरह? एक तरीका तो ये था कि अगर इससे कुछ आ जाए, काम बन जाए। दूसरा डायग्रामेटिकली देखो कुछ बन रहा हो तो एक बार ट्राई करो। देखो यहाँ से क्यू अज्यूम करना तो टफ हो जाएगा, लेकिन अगर L2 की लेंथ निकालनी तो क्यू तो पता करना पड़ेगा। L2 को भी मान लो कुछ अज्यूम कर ले, C, D बोल के अभी के लिए, तो L2 को भी Q सर कॉर्ड कॉन्टेक्ट पे जो लाई करता है, हाँ तो तो लेकिन उसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। हाँ उसमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो L2 को फिलहाल मान लो इसको C, D भी अज्यूम कर ले, इसको भी कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेंगे, इसको सेटिस्फाई करा दे। तो C, D अगर अज्यूम कर ले तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट L2 पे आ जाएगी, अगेन वही रूट S1, तो कितना आ जाएगा ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो ये L2 आ जाएगी। ठीक है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपने ऑलरेडी लिख रखी थी, क्या थी वो, किस पॉइंट से बनेगी? A, B से, तो AX प्लस B1 माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर या फिर R स्क्वायर। तो इसमें अगर अपन C, D सेटिस्फाई कर दें तो यहां से एक रिलेशन और आ जाएगा क्या, A इंटू सी प्लस B इंटू डी इक्वल टू R स्क्वायर। ये तीन रिलेशन आए, L1, L2 और ये। मुझे निकालना क्या है? PQ निकालना क्या है? PQ, तो PQ का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो PQ क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ A माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस डी का होल स्क्वायर, है ना? यहाँ से PQ स्क्वायर की अगर वैल्यू देखूं मैं तो बेसिकली क्या बनेगा वो, A स्क्वायर का टर्म आएगा, B स्क्वायर का टर्म आएगा, C स्क्वायर का टर्म आएगा, D स्क्वायर का टर्म आएगा, और क्या क्या आएगा? -2AC प्लस BD। यहां तक समझ में आया? देखो अब दिख गया शायद। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, L1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर का प्लस D स्क्वायर के लिए कितनी आ जाएगी? L2 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD। AC प्लस BD भी कितना दिया है? -2R स्क्वायर, हाँ है ना? चेक करो यहाँ से, अच्छा ये प्लस होगा, सॉरी। ये आया समझ में क्या किया है? यस ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी, क्योंकि आंसर L1 और L2 के टर्म्स में लाना था। देखो ये R स्क्वायर 2R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, PQ स्क्वायर कितना आ जाएगा? L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। तो बेसिकली क्या किया अपन ने, सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप था यही था कि आप एक सर्कल को अज्यूम कर लो, इन दोनों पॉइंट को भी अज्यूम कर लिया, A, B और C, D, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना था।
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो आ रहा था वो आ रहा था ऐसा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये और ये वाले एक्सप्रेशन ऑलरेडी मेरे यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे किससे, L1 और L2 के टर्म्स में। L1 लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P है, L2 लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम Q है, तो उनकी ऊपर ने इक्वेशन निकाल ली। और दूसरी चीज कि ये पॉइंट Q कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे लाई करता था, वहां से एक रिलेशन डेवलप कर लिया। इन तीनों रिलेशन की मदद से हमने PQ निकाल लिया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? बताओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको ये सीखने को मिला, जब भी लेंथ की टर्म्स में चीजें आए तो आप सेंटर अपने हिसाब से मान सकते हो, रेडियस मत मान लेना अपने हिसाब से। सेंटर सिर्फ आप ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हो, तो सेंटर मैंने ओरिजिन मान लिया, रेडियस आर स्क्वायर के टर्म्स में मान लिया और इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो अगला पढ़ो इसको ध्यान से। हर क्वेश्चन में एक नया नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, इसलिए हर क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग है। हर क्वेश्चन से आप ये सीख पा रहे हो कि क्या क्या अप्रोच अपनाए जा सकते हो, ये सब आपके टूल्स बनेंगे। इन्हीं टूल को वहां पे जाके यूज करने हैं। मतलब एक तरह की जंग है और आपको मैं हर तरह के हथियार देते जा रहा हूँ, बस वहां पे किसको कैसे यूज करना है आपको वो सोचना है। पढ़ो क्वेश्चन को। द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज दिस, ए और बी पता है, सी वेरीज कर रहा है, द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अगेन ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है। एक ट्राइंगल जिसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन पता है और दो साइड्स पता है। एक ट्राइंगल जिसमें आपको ए और बी पता है, तो चलो ए और बी को ये अज्यूम कर लेते हैं। और जो सी है वो वेरी कर रहा है, सी इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, सी चेंज होता जा रहा है, लेकिन इसका जो सर्कम सर्कल है, सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, अच्छा, इसका स्ट्रेट लाइन है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, सॉल्व नहीं किया है। लोगोस ऑफ ऑर्थो सेंटर। हाँ देखते हैं। तो ये ट्राइंगल एबीसी है जिसमें आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -3, 2, और इस सर्कल की इक्वेशन पता है। क्वेश्चन नंबर सी वेरीज, अगर सी अलग अलग जगह जा रहे हैं, सी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ट्राइंगल अलग अलग बनते जाएंगे। उन सभी ट्राइंगल के लिए जो जो ट्राइंगल बनेंगे उन सब में ऑर्थो सेंटर का लोकस क्या होगा, मतलब ऑर्थो सेंटर किस तरह से वेरी करेगा, ये पूछा गया। तो ऑर्थो सेंटर बना देते हैं। इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर अगर आप बनाओगे, एक परपेंडिकुलर ये बनाया, दूसरा परपेंडिकुलर ये बना दिया मान लो, और तीसरा परपेंडिकुलर ये बना दिया। अच्छा, जो सर्कल दिया हुआ है एक्सिस, इसके भी सेंटर रेडियस अच्छे हैं क्या? ठीक है, देखते हैं। तो अब ये सी में जो ऑर्थो सेंटर आएगा वो किस तरह से वेरी करेगा अलग अलग सी के लिए, ये आपको पूछा गया। तो ऑर्थो सेंटर का लोकस पूछा है, तो ऑर्थो सेंटर को अपन मान लेते हैं, जिसका लोकस पूछा रहता है उसको अपन मान लेते हैं। तो मान लो ये ऑर्थो सेंटर को एच बोल दिया, एच का लोक या फिर इसको कुछ भी बोल लो, ओ बोल दो। इसका लोकस आपने मान लिया एच कोमा के, इसको क्या मान लिया एच कोमा के। अब आपको रिलेशन लाना है एच के में, सच दैट सी वेरिएबल है। हाँ बताओ क्या तरीका अपना है। सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, सर्कल की इक्वेशन आपको पता है। ट्राइंगल तो के पहले दो सेंटर निकाल लेंगे। ट्राइंगल के दो वर्टाइसिस पता है, एच के में आपको रिलेशन लाना है। हाँ बोलो, बताओ। देखो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, सोचो थोड़ा। सर आप कैसे करेंगे, मतलब ये परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड है। हाँ बताओ। सेंटर, ये सेंटर नहीं, ध्यान रखना ऑर्थो सेंटर है, इसको कुछ और नाम दे दो नहीं तो। एम नाम दे दो सेंटर, सेंटर कहीं और लाइक करेगा। लेकिन सर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर तो सेंटर से आता है ना। कॉर्ड पे परपेंडिकुलर तो कहां से भी बना सकते हो, बाइसेक्ट करे तो सेंटर से आता है। कोई सर्कल है उसमें कॉर्ड है तो परपेंडिकुलर आप तो कहीं से भी बना सकते हो ना। बताओ क्या किया जाए।
एच के में कैसे रिलेशन निकालें? ये आज का एच के, यही इसी का लोकस पता करना है, ये ऑर्थो सेंटर है। बताओ, आसान है, इतना टफ नहीं है, जल्दी करो। सर पहले स्लोप निकाल सकते हैं इसका। हाँ, परपेंडिकुलर है, ए बी का इक्वेशन पता है, तो सी डी का स्लोप निकाल सकते हो। सर ऐसे हम तीनों ऑर्थो सेंटर मतलब ऐसे जो परपेंडिकुलर आ रही है उनको निकाल के मतलब फैमिली ऑफ लाइंस से कुछ सोचें कि ये कहाँ इंटरसेक्ट होती है। देखो, आपको कैसे भी करके एच कॉमा के में रिलेशन लाना है। हाँ, तो आप क्या सोच रहे हो, बताओ जल्दी से। आपने इसका स्लोप निकाल लिया, मान लो स्लोप पता चल गया आपको, ए बी का स्लोप आपको पता है, ए बी का स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -1 आएगा क्या, चेक कर लेना। तो सी डी का स्लोप कितना आ जाएगा, 1 आया ना, बोलो। यस सर, परपेंडिकुलर लाइन है। सर ऐसा कर सकते हैं, जैसे ए एक मिनट, ए सी हमारी कॉर्ड ऑफ एक मिनट, कॉन्टैक्ट है। ये पॉइंट कंप्लीट कर लूं मैं। इसका स्लोप आपने निकाल लिया, इसका स्लोप आपने निकाल लिया, अब स्लोप निकल गया, पॉइंट पता है, तो आप सी डी की इक्वेशन निकाल सकते हो, y माइनस के इक्वल टू एम एक्स माइनस एच। ठीक है, तो आपने इसका स्लोप निकाल लिया, इसका स्लोप निकाल लिया, इसे सी डी की इक्वेशन निकाल। अब क्या कर सकते हो, यहां से अगर अपन पॉइंट सी को अज्यूम करें, तो पॉइंट सर सी, सी डी को ना एक्स एच और के टर्म्स में लिख सकते हैं। हाँ वही, सी को आप पॉइंट अज्यूम कर सकते हो, सी का इसका पॉइंट अज्यूम अगर कर लो यहां से, और वो पॉइंट सी इसमें रख दो, या फिर हाँ ये भी कर सकते हो। क्या करोगे बताओ। सर जैसे ए सी हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ए सी नहीं, ए सी कहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गई, सर अगर हम नहीं नहीं नहीं, देखो चलो एक और तरीका, बेसिक से जाते हैं। ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, सबसे पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस पता कर लेते हैं। इसका सेंटर और रेडियस कितना आ रहा है ये बताना। सेंटर आएगा इसका -3/2 -1/2, ये सेंटर है इसका, और रेडियस भी निकाल के रख लेते हैं, देखते हैं कहीं यूज अगर हो जाएगा। तो रेडियस कितना आएगा, √9/4 + 1/4 + 6, चेक करो एक बार। कितना आ रहा है, 34/4। ठीक है, ये रेडियस आ गई, चेक कर लेना कैलकुलेशन है ना। तो सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, और मुझे अल्टीमेटली पॉइंट सी निकालना, अगर ये सी आ गया तो फिर ये चीजें आ सकती है। और ये क्या है, इसका ऑर्थो सेंटर, इस ट्राइंगल का क्या है, ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर में हमारे पास क्या क्या रिलेशन होते हैं, सरकम सेंट्रोइड तो मुझे पता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर के बारे में हमको क्या क्या चीजें पता है, कि ये परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन है। पॉइंट सी को सर्कल पे अगर अज्यूम करना है, तो सर्कल पे पॉइंट सी को भी हम अज्यूम कर सकते हैं थीटा के टर्म्स में। थीटा के टर्म्स में मान लो पॉइंट सी को अज्यूम कर लिया, ये h, k है, अल्टीमेटली h और k में रिलेशन डेवलप करना है और कुछ नहीं। तो क्या क्या कर सकते हो, मान लो सी को आपने अज्यूम कर लिया सर्कल के ऊपर h, k थीटा के टर्म्स में, ठीक है। और अगेन वही कि ये इसका स्लोप और इसका स्लोप हो जाएगा -1, एक रिलेशन वहां से आ जाएगा कि यहाँ से स्लोप का प्रोडक्ट, सॉरी इसका स्लोप 1 आएगा, और एच के और थीटा में एक रिलेशन वहां से आ जाएगा। अल्टीमेटली थीटा को एलिमिनेट करना है और एच और के में रिलेशन डेवलप करना है। दूसरा कहां से क्या सोच सकते हो, दूसरा यहां से ये भी सोच सकते हो, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनका भी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, इनके भी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो देखो आप यहां से काम करना, जो ये है आपका सर्कल पे पॉइंट अज्यूम करना, सर्कल पे पॉइंट अज्यूम करना आता है आपको,
बताओ, किसी एक सर्कल पे पॉइंट अज्यूम करना है, मान लो सेंटर है, मान लो x1 y1, रेडियस है मान लो r, तो इस सर्कल पे क्या पॉइंट अज्यूम कर सकते हो? सर x1 प्लस r cos थीटा, हाँ, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। y1 प्लस r sin थीटा। एक काम करने यही करना है तरीका। देखो सर्कल की इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता ही है, इस पॉइंट सी को जो देखो ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, अल्टीमेटली अगर ये सी थीटा के टर्म्स में लेना ना, यहाँ पे एक ही अननोन रहेगा थीटा, थीटा के टर्म्स से सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो थीटा के टर्म्स में ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? कोऑर्डिनेट x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। अब अल्टीमेटली आपको थीटा को एलिमिनेट करना है और h और k में रिलेशन लाना है। तो एक चीज तो क्या करना, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1, फिर इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो यहाँ से दो रिलेशन आ जाएंगे, वहां से थीटा को एलिमिनेट कर देना और h और k में क्या आ जाएगा? रिलेशन। वो h और k में रिलेशन देख लेना किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना। सबसे आसान तरीका यही था, क्योंकि अपन ने सर्कल की इक्वेशन पता, सर्कल पे दो पॉइंट पता थे, ए और बी ट्राइंगल के, तीसरा पॉइंट हमने थीटा के टर्म्स में अज्यूम कर लिया, तो उसमें अननोन कम हुआ, और फिर एच के और थीटा में रिलेशन लेके आ गए। इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने भी यही किया। देखो सेंटर पता है, रेडियस पता, तो सर्कल पे पॉइंट अज्यूम कर लिया, है ना। अच्छा सरकम सेंटर इसका इन्होंने निकाला, इन्होंने क्या निकाला? सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सरकम सेंटर मतलब इस सर्कल का सेंटर, जो कि ऑलरेडी पता है हमको। सेंट्रोइड निकाल सकते हैं क्या? हाँ, सेंट्रोइड भी निकाल सकते हो। देखो ये और आसान तरीका है। सर्कल पता है ना, सर्कल का जो सेंटर होगा सर्कम सेंटर होता है, हाँ है ना, बोलो। यस सर। सेंटर पता है, और सेंट्रोइड भी निकालना आसान है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद है? कोऑर्डिनेट्स पता हो तो? यस सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3। हाँ, सेंट्रोइड भी आप निकाल सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। सेंट्रोइड पता, सरकम सेंटर पता, आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तीनों में भी एक रिलेशन होता था, रटाया था आपको मैंने, OGC और 2:1, है ना। क्या है ये सर? ये होता है आपका, ये स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाया तो बताया था, ये होता है आपका ऑर्थो सरकम सेंटर, ये होता है आपका सेंट्रोइड, सॉरी ऑर्थो सेंटर, और सी आपका होता है सेंट्रोइड, ऐसा कुछ था। ठीक है, OGC और OGC डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1। ठीक है, मैं इसको एक बार कंफर्म कर देता हूँ। सर ये तीनों ही 2:1 में बांटती हैं इसको? किसी भी ट्राइंगल के अंदर, कोई भी ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड, ये तीनों कोलिनियर होते हैं हमेशा। ये तीनों क्या होते हैं? कोलिनियर। और ये तीनों कोलिनियर होते हैं, और इन तीनों में हमेशा 2:1 का रेशियो होता है। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा इन्होंने कॉन्सेप्ट को यूज किया। पहले पॉइंट सी को अज्यूम कर लिया, अब ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो मेरे पास सेंट्रोइड आ जाएगा, और सर्कल का सेंटर पता तो सरकम सेंटर भी आ जाएगा, तो वहां से ऑर्थो सेंटर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर डायरेक्टली आ जाएगा, फिर आपको बस उसको एलिमिनेट करना है। देखो सेंट्रोइड मतलब सर्कल का सेंटर, सरकम सेंटर पता है, सॉल्यूशन नहीं दिया क्या इन्होंने? हाँ नहीं दिया, ठीक है, तो वहां से आप रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी आपको मैं रिलेशन लिखवा देता हूँ। वो याद है किसी को? और OGC क्या होता था? वो 2:1 का रेशियो। यस सर, याद है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड में रिलेशन आता था, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, जेई मेंस में यूज भी हुआ है, OGC। यहाँ पे बस मैं ये ध्यान नहीं आ रहा मेरे को किसको क्या माना था अपने। 2:1 का रेशियो होता है। सी तो शायद Yes, आपका sir. सर्कम सेंटर था। सर सी सेंट्रोइड होता है शायद। नहीं नहीं, सी सरकम वो सेंटर, ऑर्थो सेंटर होता है। सी सरकम सेंटर ही होता है। सी सरकम सेंटर ही होता है। ये आपका होता था ऑर्थो सेंटर, या फिर ये ऑर्थो सेंटर, और एक सेंट्रोइड होता था। और बीच वाला सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड और ये ऑर्थो सेंटर। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। 2:1, यहाँ से एच और के में रिलेशन आ जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे समझ में? बोलो। ठीक है, और बाकी दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको तरीका सिखाया था कि इनके स्लोप में m1 m2 -1 करो, वहां से एलिमिनेट करो, या फिर ये 3 पॉइंट निकाल लो। ठीक है, चलो इसको घर पे एक बार और ट्राई कर लेना। नेक्स्ट जल्दी से, द इक्वेशन ऑफ द chord of the circle, the equation of the chord of a circle which passes through origin
such that origin divides it in the ratio 3:2. एक सर्कल दिया हुआ है, जिसकी इक्वेशन हमें पता है, और इसके बारे में ये बोला गया है कि ये जो सर्कल है जिसका सेंटर रेडियस भी पता है हमें, ठीक है, इसकी कोई कॉर्ड जो ओरिजिन से पास कर रही है और ओरिजिन इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी ये पता करना है। सिर्फ इतना सा दिया, इसका डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। सेंटर सर्कल का 3,2, रेडियस पता करो कितनी आ रही है। रेडियस निकाली के कितनी आ रही है? सर 5 आ रही है। सर 5। देखो डायग्राम देखो ड्रॉ कर दिया मैंने। एक कॉर्ड जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये लेंथ 3 की मान ली, इसको लेंथ को 2 के मान लिया, ये 5 की 1 है, ठीक है। सेंटर पता है आपको, ओरिजिन से लाइन पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन, अच्छा ये जो ओरिजिन से पास कर रही है इस लाइन की इक्वेशन हम क्या मान सकते हैं? ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन हम क्या मानते हैं? x इक्वल टू y। अरे नहीं, y इक्वल टू mx, x इक्वल टू y थोड़ी, स्लोप तो जरूरी थोड़ी 1 ही हो, ध्यान रखना। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन हम क्या मानते हैं? y इक्वल टू mx, ठीक है। तो इस यहाँ पे मुझे बेसिकली m निकालना है। क्या निकालना है? m, है ना? समझ में आया यहाँ तक? ये 3K ये 2K नहीं आ रहा समझ में क्या? बोलो जल्दी से, हाँ है ना? सर सर तो क्या करें? देखो यहाँ पे सेंटर पता है, ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx मान ली, सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर अपन निकाल ले तो वहां से m आ जाएगा, आया ना? ओ ए बी, एक काम करो उसको सी मान लेते हैं। इसको सी मान, इसके किसी एंड पॉइंट को जूम कर ले और फिर सर फॉर्मूला ओडी को कुछ x मान लें। अरे इतनी जरूरत ही नहीं है, आप डायग्राम से डिस्टेंस निकाल लो ना। अगर आपने ये डिस्टेंस पता कर ली, देखो ये सब डायग्राम कितने सिमेट्रिकल दिए हुए, ये 5 है, ये 5 है, सेंटर से परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा, अगर एक डिस्टेंस वगैरह कुछ निकाल ली तो भी काम हो जाएगा। ये पता है आपको 3,2, ये y इक्वल टू mx लाइन है मान लो कोई, ये जो d होगा, अगर ये AD डिस्टेंस, A से लेके D का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल लेंथ 5K है,
टोटल लेंथ कितनी है 5k, ये इसका हाफ होगा। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कराता है। हाँ, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये पता है, ये रेडियस 5 पता है, तो ये जो डिस्टेंस है k के टर्म्स में आ सकता है। वो और क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, सर इसे तो ऐसे मान सकते हैं ना, जो ए बी लाइन होगी वो एक्स एक्सिस पे लाई कर दी है। एक्स एक्सिस पे थोड़ी लाई कर रही है, y इक्वल टू mx लाइन है, तो ऐसी भी हो सकती है। वो तो डायग्राम ऐसे बना है मैंने, ओरिजिन से पास कर रही है, बस इतना पता है, एक्स एक्सिस पे थोड़ी लाई कर रही है। तो डायग्राम अपन ने हॉरिजॉन्टल बना दिया, सेंटर इसका 3,2 है, ओरिजिन से पास कर रही है ना, तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन बहुत सारी हो सकती है, डायग्राम कैसा भी बन सकता है, टेढ़ा मेढ़ा। डायग्राम अपन ने सीधा बनाया, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx से। और सोचो थोड़ा जल्दी जल्दी, थीटा वीटा मान के कुछ करे क्या। अल्टीमेटली आपको बस रिलेशन डेवलप करना है, एम निकालना है। बताओ कुछ दिख रहा है क्या। सर फिर हम सी और डी, मतलब जैसे डी पॉइंट अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो सी डी का स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर स्लोप फिर आपको वो आ जाएगा ए बी का। लेकिन डी को फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा, डी को डी पॉइंट निकालना पड़ेगा वैसे। यहाँ से कोई रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा है क्या। देखो अगर यहाँ से मैं ये ट्राइंगल बनाऊं, ये 5 है, ये 5k/2 है, इसकी वैल्यू k के टर्म्स में आ जाएगी, सी डी की वैल्यू। ठीक है, अगेन ये 5k/2 सी डी, और यहाँ पे एक और ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल कौन सा बनाया मैंने, सी ए डी, और एक और ट्राइंगल सी डी ओ भी बना सकते हो, जहां पे मेरे को ओसी पता है, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस पता है, तो ओसी कितना है, √(x) 9 + 4 √13। ठीक है, और ये डिस्टेंस ओडी, ओडी पता है क्या आपको, ओडी निकाल सकते हो क्या। यस सर। कैसे निकालोगे, नहीं पता। सर यहाँ तक का 5/2 है और टोटल 3k है, 3k में से 5/2 माइनस कर देंगे तो मतलब आधा रह जाएगा। हाँ ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3k - 5/2 k/2 k/2, एक आ जाएगा k/2, तो यहाँ से ये भी कितना है k/2। ठीक है, तो देखो यहाँ से सी डी भी आ सकता है, तो सी डी देखो यहाँ से और यहाँ से क्या आ रहा है, तो यहाँ से सी डी और यहाँ से सी डी, तो सी डी स्क्वायर दोनों से क्या होगा, इक्वल। देखते हैं यहाँ से कुछ रिलेशन डेवलप हो रहा है क्या। तो कितना आएगा, देखो 25 - 25k²/4 इक्वल टू 13 - k²/4। यहाँ से कुछ डेवलप हो रहा है क्या, चेक कर लो। 25 - 13 कितना होगा, 12 इक्वल टू 25k²/4 - k²/4, तो जगह 24k²/4, 12 इक्वल टू 24/4 कितना होगा, 6k²। यहाँ से k² कितना आ गया, 2, मतलब k कितना आ गया, √2 है ना, तो k की वैल्यू आ गई √2। ये सर आपने किन दो साइड्स को बराबर किया है, सी डी स्क्वायर सी डी यहाँ से सी डी दोनों निकाल लिया ना, पाइथागोरस थ्योरम। एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके सी डी स्क्वायर को इक्वेट कर दिया, यहाँ से k आ गया। अब k आ गया मतलब सी डी आ जाएगा, सी डी की लेंथ आ जाएगी, बोलो आया ना। यस। सी डी की लेंथ पता है और लाइन की इक्वेशन पता है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी डी से इक्वेट करोगे तो m आ जाएगा। क्लियर है, बताओ सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी डी से इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, m। कर लोगे आप सॉल्व। यस सर। ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सी डी की लेंथ है ना सर। हाँ तो वहां से m आ जाएगा ना, m अननोन है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में m अननोन है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे m के टर्म्स में आएगा, उसको सी डी से इक्वेट अच्छा करोगे तो m आ मतलब लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस है ना, हाँ वो लगाना है। वही लगाना, लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस इक्वेट कर देना, वहां से m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
इसका करने का एक तरीका और था, अगर मान लो यहाँ पे मैं कॉर्ड बनाता, ठीक है चलो देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इनका भी आप देख लेना घर पे इन्होंने क्या पता क्या किया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? बोलो। बोलो आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया सर। ठीक है। एक तरीका और था इसको करने का, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, अगर ये रेशियो मुझे दिया हुआ है, देखो एक और ज्योमेट्रिकल तरीका सिखाता हूँ, देखो ध्यान से, यहीं पे बना कर देता हूँ, वो शायद उससे जल्दी हो जाएगा। एक तरीका तो ये था बेसिक, एक और तरीका क्या कर सकते हैं, मान लो सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेंथ दी है ना, तो लेंथ कहीं ना कहीं कॉर्ड और लेंथ के टाइम से जब भी मुझे देते हैं एक चीज मुझे याद आ जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको अगर ये थ्योरम याद हो, क्लास पता नहीं कौन सी क्लास में थी, क्लास में तो नहीं थी, ओलंपियाड वगैरह में 9th-10th में आती थी। मान लो ये कॉर्ड है और एक और कॉर्ड मैंने बना दी, कोई एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड बना दी, ठीक है। इसका नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी और ये मान लो ओ। तो इनकी लेंथ में कुछ रिलेशन होता था, याद है किसी को? ये सर AO into OB equal to DO into OC। AO इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, है ना, याद है? और मान लो यस सर अब याद आ रहा है। अगर बाहर से कोई टेंजेंट होती थी और यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे रिलेशन याद रखना, ये सारी चीजें बहुत काम आती है एग्जाम्स में। ये मान लो पॉइंट है P, ये पॉइंट है T, ये A ये B, यहाँ से भी एक रिलेशन आता था, बताओ। T स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, यस सर। है ना? ये प्रूफ होता था सर, एज इट इज पूरा पूरा। हाँ सीकेंट थ्योरम कुछ बोलते थे इसको, सीकेंट और टेंजेंट थ्योरम। यहाँ से अगर एक और ऐसा है P A B C D, तो यहाँ से भी एक रिलेशन आता था PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, यस ठीक है। तो ये सारे रिलेशन याद रखना, लिख लो नहीं याद हो तो देखो यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं ये अप्लाई करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे मेरे को बोला ओरिजिन इसको बांट रहा है, तो मुझे ये लेंथ पता है कितना 3K है, ये लेंथ मुझे पता है 2K। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। एक कोड और अज्यूम कर लेता हूं मैं, एक कोड और अज्यूम कर लेता हूं जो कि थोड़ी अच्छी स्टैंडर्ड अज्यूम करके सेंटर से पास करने वाली कोड मान लेते हैं, ऐसी कोड जो सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड कोड एक कोड तो ये है जिसकी लेंथ मुझे पता है, एक कोड और जो ओरिजिन से और सेंटर से पास कर रही है। सेंटर कितना है आपका? 3,2, ठीक है। और रेडियस भी आपको पता है, रेडियस कितनी आई थी? 5 आई थी, आया ना? बोलो। हाँ सर। तो यस सर। ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आया था ना, 0.032 में निकाला था ना अपन ने कहीं पे, 13 अंडर रूट 13। रूट 13 आ जाएगा। ये डिस्टेंस भी आ जाएगा क्या? देखो ये पूरी रेडियस है, चलो आर के टर्म्स में लिख देता हूँ। ये रेडियस रेडियस कितनी थी आपकी? 5, तो 5 में से रूट 13 क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये डिस्टेंस पे आ जाएगा 5 माइनस रूट 13, आया ना? यस अब सर। ये कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करते हैं OA इंटू OB, तो OA इंटू OB मतलब 3K इंटू 2K इक्वल टू OC, OC मतलब 5 माइनस रूट 13 और OD, OD O से लेके D, O से लेके D मतलब 5 प्लस रूट 13, आया ना? तो देखो यहाँ से 6K स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 13, 6K स्क्वायर इक्वल टू 12, तो यहाँ से भी देखो K स्क्वायर इक्वल टू 2R, तो K इक्वल टू रूट 2R। आया समझ में? आपको रेशियो पता चल गया बेसिकली, आया ना? रेशियो पता है, रेशियो आ गया आपके पास, फिर आप वापिस वही चीजें सारी जो अपन ने यहाँ पे करी थी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये 2-3 तरीके थे, मेन तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये सब चीजें यूज होती है, ठीक है। चलो एक और कर लो फटाफट। C1 and C2 with the centers of the circle touching x-axis at this and this P point on the line perpendicular to C1 C2 bisecting T1 and T2। लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, देखो पढ़ लो। तो लेंथ PA अपॉन PB का रेशियो पूछा गया।
be the C1 and C2 be the centers of circle touching x-axis at this and this. अब यहाँ से T1 एंड T2 पे लाइन आएगी सर्कल को टच करते हुए। अभी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिया है आपको। दो सर्कल जो कि 2,0 और 8,0 पे टच कर रहे हैं, उनके सेंटर से परपेंडिकुलर की जो लाइन है वो T1 T2 को बाइसेक्ट करती है, पासेस थ्रू पॉइंट P 7,2। मतलब ये दिया हुआ आपको 7,2। तो आपको रेशियो PA अपॉन PB का रेशियो निकालना है। PA अपॉन PB का क्या निकालना है? रेशियो। कैसे करें? सर्कल के बारे में सिर्फ इतना पता है कि 2,0 को टच कर रहा है। इसका मतलब अगर यहां से मैं रेडियस बनाता हूं इसकी R1 R2, तो C1 बस पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? 2, y 2, ये और रेडियस 8, 2 है और इसकी है, तो ये x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट R1। C2 का सेंटर मिल जाएगा आपको 8, R2। ठीक है। और सर हमें वही पता है पॉइंट ऑफ T1 T2 का मिड पॉइंट भी पता है। T1 T2 का मिड पॉइंट इसको मान लो T मान लो, तो ये कितना आएगा? 6,0 5,0 5,0। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाली, C1 का निकाला, C2 का निकाला R1 R2 के टर्म्स में। सर अब PT का स्लोप परपेंडिकुलर टू C1 C2। हाँ, अब ये 90 डिग्री का यूज कर लेते हैं। इसके बीच में इसका स्लोप और इसका स्लोप M1 M2 -1, तो PT का स्लोप कितना आ जाएगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। किसका स्लोप निकाले? PT का, इस लाइन का। इसका ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, स्लोप निकाल लिया। इनटू C1 C2 का स्लोप, तो C1 C2 का स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू -1। ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 - R1 इक्वल टू 6। यहाँ से एक रिलेशन, दोनों के रेडियस में डिफरेंस कितना है? 6 का। ठीक है।
अब और क्या करें, R2 माइनस R1 का लेंथ निकला, तो बेसिकली आपके पास क्या निकला, अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूं एक और लाइन, ये R2 ये R1, तो ये डिस्टेंस 6 के बराबर है, ये डिस्टेंस 6 के बराबर है, ये डिस्टेंस आपका ये भी कितना बराबर है, 6 के बराबर ही है ना, ये 6 ये 6, तो आपके पास दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2√6, 6 रूट सॉरी 6√2, ठीक है। सर फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो R1 R2 में एक और रिलेशन आ जाएगा, दोनों के बीच में सेंटर के बीच में डिस्टेंस हमने निकाल ली है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला C1 C2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से तो खैर पता नहीं देखते, यहाँ से तो सेम R2 माइनस R1 को 6 से इक्वेट करोगे तो वही सेम चीज बन जाएगी, तो ये जगह इसका हो जाएगा 36 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ से जो रिलेशन डेवलप शायद ही होगा, ये ऑलरेडी हम इसको यूज कर चुके हैं ना, नहीं परपेंडिकुलर यूज किया ना हमने, हाँ यहाँ से भी आ तो सकता है वैसे, लेकिन अल्टीमेटली हमको P1 और PA और PB में रिलेशन लाना है, इनका रेशियो निकालना है, तो और क्या कर सकते हो फिर, और डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना, R1 R2 और यहाँ तक समझ में आएगा क्या किया मैंने स्टेप बाय स्टेप, सब लोगों को, बाकी लोग बताओ। सर बीटी का स्लोप -1 की जगह +1 आना चाहिए, किसका, बीटी का, कौन सा पॉइंट, BT कौन सा है, बीटी जो लाइन है उसका स्लोप +1, हाँ इसका जो भी स्लोप आएगा इसके परपेंडिकुलर है ना वो, तो इसका स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -1 है इसका स्लोप, ये देखो 0 माइनस 2 अपॉन 5, हाँ तो 1 आएगा, सॉरी हाँ कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 आएगा, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये -6 होगा, ठीक है। ट्राई करोगे आगे क्वेश्चन क्या है, ये देखो एक बार इसको ज्योमेट्रिकली इतना तो बना दिया है मैंने, आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना, 9 बज गई, मेरे को लेक्चर है मेरा, ज्योमेट्रिकली और थोड़ा देखना इसको, ओके सर, ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेना इसको, ये जो देखो सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया ना, अच्छा देखो एक, अच्छा हाँ सेंटर से परपेंडिकुलर है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर क्या होता है, और बाइसेक्ट भी कर रही है, टेंजेंट। नहीं नहीं टेंजेंट नहीं, ये मुझे बताओ, मान लो दो सर्कल दूर दूर सर्कल है, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ठीक है, कॉमन टेंजेंट, एक सेकंड रुको, ये मेंस में नहीं होता वैसे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको लॉजिक मैंने मेंस में बताया था, रेडिकल एक्सिस नाम सुना है, नो सर। नहीं सुना, ठीक है, देखो ध्यान से, देखो रेडिकल एक्सिस का छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ जल्दी, देखो मान लो ये सर्कल है, सर्कल अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, या तो मान लो दूर दूर हो, या इंटरसेक्ट करें, या टच करें, क्या करें, टच। अब रेडिकल एक्सिस का मतलब क्या, उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जहां से इनका डिस्टेंस इक्वल हो, दोनों सर्कल से पे टेंजेंट का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तो देखो जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी जो कॉमन कॉर्ड आती है, उनकी जो कॉमन कॉर्ड आती है वो इन दोनों सर्कल की क्या होती है, रेडिकल एक्सिस, क्या हो जाती है वो, रेडिकल एक्सिस। यहाँ पे भी जो कॉमन टेंजेंट आती है वो इन दोनों सर्कल के लिए क्या हो जाती है, रेडिकल एक्सिस। और अगर मान लो इंटरसेक्ट ना करें तो ऐसे, यहाँ से बेसिकली आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो लेंथ इक्वल, यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सिस बनती है
दूर दूर वाला के लिए अगेन यही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाली, तो वो यहाँ के लिए भी क्या होगी उसकी रेडिकल एक्सिस। क्या प्रॉपर्टी है कि इन पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल। अब इन सबके केसेस में रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन होती है क्या होती है पता है? अच्छा, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन याद है क्या होती थी? दोनों सर्कल की इक्वेशन पता है तो? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, अगर सर्कल दूर है, दोनों सर्कल की इक्वेशन पता है तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती थी? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। याद आ रहा है? ये तो पता होना चाहिए। दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती थी? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ना। दोनों सर्कल का डिफरेंस ले लो, आया ना? Yes. दोनों सर्कल का डिफरेंस ले लोगे तो क्या आ जाएगी? कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। वैसे यहाँ पे भी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी वही आएगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। और यहाँ के लिए भी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन भी यही आएगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक। एक बार घर पे इसको ट्राई कर लेना। देखो इन्होंने भी रेडिकल एक्सिस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपन होगा तो दिन में ले लेंगे एक और। तो सर कॉमन कॉर्ड को रेडिकल एक्सिस कहते हैं ना? हाँ, कॉमन कॉर्ड। टेंजेंट कॉर्ड। हाँ, वो सर्कल पे डिपेंड करता है। सर्कल कैसे, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। दो सर्कल टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बीच में से जा रही तो जो जिसको अपन रेडिकल एक्सिस बोलते हैं वही रेडिकल एक्सिस हो। तीनों केसेस में उसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अब कितने क्वेश्चन हो बच्चे? 9, 10। और ये S1 वैसे ही फाइंड करते हैं टेंजेंट की तरह, वो x स्क्वायर को ax रख के। नहीं नहीं नहीं, S1 माइनस S2 मतलब सर्कल की इक्वेशन का डिफरेंस ले लोगे। दोनों सर्कल को माइनस करोगे तो लीनियर इक्वेशन बनेगी ना, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, टोटल कितने क्वेश्चन है आपके? 24 क्वेश्चन है। अपन ने कितने कर लिए? 8 लगभग कर लिए। ठीक है, तो एक क्लास और ले लेंगे जिसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन और कर लें। 18 क्वेश्चन अब अपन ट्राई करेंगे, फिर बच्चे आप अपने आप एंड पे ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन आज अपने किए हैं सॉल्व। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन अपन आज दिन में ही क्लास ले लूंगा मैं आपकी एक और। ठीक है, और पॉसिबल हुआ तो रात में, तो कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर वाइंड अप करने। ठीक है, तो आप ये मैं पीडीएफ अभी भेजूंगा आपको, इस पीपीटी की पीडीएफ। तो 8 क्वेश्चन तो हमने ट्राई कर लिए थे, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। इसके अलावा आगे क्वेश्चन थोड़े बहुत एक बार डायग्राम ड्रॉ करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ताकि 3 वाली क्लास में हम थोड़ा स्पीड में कर लें। ठीक है, Yes. ओके। केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या चल रहा है?